एवरीवन एंड वेलकम टू पाठशाला। मैं हूं सुनिधि और इस चैनल पर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव, बात चाहे इग्नू के कोर्सेज की हो या डीयू के कोर्सेज या किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी के बच्चे की बात हो, या फिर बच्चा जो कि एक नेट की तैयारी कर रहा है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहा है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहा है, वी हैव कंप्लीटली कस्टमाइज्ड कोर्स फॉर यू। वी कैन कस्टमाइज कोर्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, व्हाटएवर योर नीड्स आर, where you think you need to work on yourself, we will be the torch bearer for you. You can level up your preparation with Arthshala. Arthshala is one-stop solution for everything you need related to economics. Be it competitive, be it academics, we are there for you and we serve you the best. Enjoy the lecture now. Good morning everyone. Welcome back to the class. आज के इस क्लास से हम एक नई सीरीज को शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर करंट अफेयर्स में जो भी टॉपिक चल रहे होंगे, जो भी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्टिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल या फिर इंडियन इकोनॉमी, हम उन सबको समझने की कोशिश करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका रेफरेंस क्या है, इसका रिलेवेंस क्या है, एंड साइड बाय साइड आई विल ट्राई टू गिव यू सम मोर कंटेंट ताकि आप एग्जाम में उसको इजीली लिख पाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आज की क्लास में हमको देखना है दैट इज डॉलराइजेशन। व्हाट इज डॉलराइजेशन, वो हमको देखना है। देखिए, पिछले 3 से 4 महीने पहले की बात है, हमारा जो डी डॉलराइजेशन था वो बहुत न्यूज में था। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि डी डॉलराइजेशन क्या होता है। डी डॉलराइजेशन को हमने बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश की थी। मैंने आपको बताया था कि डी डॉलराइजेशन क्या होता है, इसके रिगार्डिंग क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं और उसके अलावा इसके पॉजिटिव क्या है, इसका नेगेटिव क्या है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। डी डॉलराइजेशन का क्या मतलब है, जब हम जो यूएस डॉलर है उसके डोमिनेंस को कम करने की बात करते हैं तो डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मोस्टली जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल जो करेंसी है वो डॉलर को कंसिडर किया जाता है और मोस्टली जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो डॉलर में होता है। यानी कि अगर हमको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो इंडियन रुपी विल गेट फर्स्ट कन्वर्टेड टू द डॉलर एंड देन द ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस। तो जब कंट्रीज ट्राई करती हैं कि हमको यूएस डॉलर का डोमिनेंस कम करना है तो वो उसके ऑल्टरनेटिव रूट निकालती हैं। ऑल्टरनेटिव रूट कैसे निकालती हैं कि वो रीजनल करेंसीज में ट्रेड करने का डिसीजन लेती हैं, तो दे आर ट्रेडिंग इन देयर रीजनल करेंसीज, तो दैट इज डी डॉलराइजेशन। बट अभी जो न्यूज की हम बात करें, अभी न्यूज में डी डॉलराइजेशन नहीं है। अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अभी रिसेंटली सजेस्ट किया है कि हमको डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि जो अर्जेंटीना की करेंसी है दैट इज अर्जेंटीना पेसो, उसको रिप्लेस करना चाहिए विद यूएस डॉलर, ताकि एक ऑफिशियल करेंसी के तौर पे, जैसे कि इंडिया की ऑफिशियल करेंसी रुपी है और इसी तरीके से अर्जेंटीना की जो ऑफिशियल करेंसी है दैट इज पीसो, अर्जेंटीना पीसो। अब अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने जब ये प्रपोज किया कि हमको ऑफिशियल करेंसी जो है वो रिप्लेस करनी चाहिए बाय द यूएस डॉलर, तो इसकी वजह से अर्जेंटीना में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा वायलेंट क्लैशेस हो रहे हैं, जिसके न्यूज आप रिसेंटली अपने टीवी चैनल पे या न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये इशू है क्या। आज की इस क्लास में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द इशू, आखिर अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने ऐसा क्यों कहा। इसके बाद में हम देखेंगे कि क्या डॉलराइजेशन इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। इससे पहले जो है हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो डॉलराइजेशन अभी तक हुआ है इंडियन इकोनॉमीज में, क्या वो सक्सेसफुल रहा या वो फेलियर रहा। ठीक है, उसके बाद में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि डॉलराइजेशन के पॉजिटिव्स क्या होते हैं, इसके नेगेटिव्स क्या होते हैं और इसमें कंक्लूड करने की हम कोशिश करेंगे। तो ये सारे टॉपिक पे हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है इश्यूज, व्हाट आर द इश्यूज बीइंग फेस्ड बाय द अर्जेंटीना इकोनॉमी। देखिए, अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट थे, जब उन्होंने सजेस्ट किया कि हमको डॉलराइजेशन की तरफ फोकस करना चाहिए और हमको डॉलराइजेशन करना चाहिए, अपनी जो करेंसी है उसके जो ऑफिशियल करेंसी को यूएस डॉलर से रिप्लेस कर देना चाहिए, तो दो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो देखने के लिए मिले वो था कि हाई इन्फ्लेशन एंड सेकंड इज डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अब इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि अर्जेंटीना हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ हाई इन्फ्लेशन रेट्स। ऐसा नहीं है कि पहली बार अर्जेंटीना में हाई इन्फ्लेशन रेट देखने के लिए मिले हैं, देयर हैज बीन ए क्रॉनिक हिस्ट्री ऑफ हाई इन्फ्लेशन रेट। और जो डेप्रिसिएशन है करेंसी का वो बहुत ज्यादा हो रहा है। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है जब आपकी करेंसी की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाए, सब्सटेंशियली कम हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। अगर मैं इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझाऊं, जैसे कि अभी मेरे को 70 रुपीज खर्च करने पड़ते हैं
टू गेट $1। अगर मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाए या फिर रुपी की वैल्यू जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाए, whenever the value of a rupee, whenever the value of any currency in the market comes down, तो उसका जो प्राइस होता है वो कम हो जाता है। पहले मैं $1 खरीदने के लिए 70 रुपए खर्च कर रही थी, अब मुझे कितने करने पड़ेंगे? 80 रुपीज। आई हैव टू स्पेंड 80 रुपीज टू बाई $1। तो आप देखेंगे कि पहले जितना 70 रुपए का वर्थ था अब उतना 80 रुपए का वर्थ है, तो जो मार्केट में वैल्यू है वो कम आ जाती है। इसके कंपैरिजन में, यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, तो हम कहते हैं हमारा रुपया डेप्रिशिएट हो गया। सेम वे ये जो प्रॉब्लम है ये अर्जेंटीना ने भी बोला, अर्जेंटीना ने फेस किया इस प्रॉब्लम को, वो अभी भी फेस कर रहे हैं। उनका जो पीसो है वो बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो गया कंपैरेटिव टू डॉलर। तो अब डॉलराइजेशन जो है, प्रेसिडेंट ने बोला कि हमको डॉलराइजेशन करना चाहिए, हमको शिफ्ट करना चाहिए, हमको एक शिफ्ट करना चाहिए टूवर्ड्स एन स्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो उनको ये लगता है कि जो दो प्रॉब्लम इकोनॉमी फेस कर रही है अभी, अर्जेंटीना की इकोनॉमी हाई इन्फ्लेशन और डेप्रिशिएशन, दो प्रॉब्लम फेस कर रही है। डॉलराइजेशन से इन्फ्लेशन जो है उसको भी टारगेट किया जाएगा और जो डेप्रिशिएशन है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट होता है, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी टारगेटिंग को पढ़ते हैं तो किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी का जो टारगेट होता है वो यही होता है दैट वी हैव टू हैव द इन्फ्लेशन इन कंट्रोल एंड द स्टेबिलिटी एज फार एज मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न। इसी वजह से अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने प्रपोज किया है कि हमको डॉलराइजेशन की तरफ मूव करना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वायलेंट क्लैशेस भी देखने के लिए मिल रहे हैं। अब हम डॉलराइजेशन को एज ए कॉन्सेप्ट देखेंगे दैट व्हाट इज डॉलराइजेशन। बिल्कुल डी डॉलराइजेशन का उल्टा होता है। इसका क्या मतलब होता है कि जो कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है दैट डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी ऑन मनी सप्लाई और मॉनेटरी पॉलिसी, कोई भी कंट्रोल नहीं होगा मनी सप्लाई पे और मॉनेटरी पॉलिसी पे। आई थिंक ये सब आपको डिटेल में पता होगा कि मनी सप्लाई और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। और जितने भी प्राइसेस होंगे they will be denominated in the foreign currency. Let's say कोई भी कमोडिटी अभी तक अगर 100 पीसों की थी तो नाउ इट विल बी लाइक $10, वट एवर द एक्सचेंज रेट में भी और वट एवर द रेट में भी। तो बेसिकली कंट्री जो होती है वो अपनी एबिलिटी को लूज कर देती है टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई, टू इन्फ्लुएंस द मॉनेटरी पॉलिसी, टू इन्फ्लुएंस द इन्फ्लेशन एंड द स्टेबिलिटी रेट इन द इकोनॉमी। अब समझने वाली बात यह है कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी पे पूरा कंट्रोल जो है वो लूज हो जाएगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मॉनेटरिस्ट के व्यूज को पढ़ा है, तो मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने अगर कीन्स के व्यूज में पढ़ा है तो मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, अगर मैं इकोनॉमी के थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट की बात करूं तो जहां तक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात है तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट किस चीज में बिलीव करते थे? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बोला था कि देयर शुड बी द फ्री फ्लो इन द इकोनॉमी, लेसेस फेयर की बात की थी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने। मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे देती हूँ। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला था? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बोला था लेसेस फेयर, यानी कि इकोनॉमी को अपनी चीजें खुद से डिसाइड करने दो। और क्लासिकल इकोनॉमिक्स में जो मॉनेटरी पॉलिसीज थी दे यूज टू प्ले ए ह्यूज रोल, फिस्कल पॉलिसी इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं कर पाती थी। तो मॉनेटरी पॉलिसी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मनी में क्या था दैट मनी सप्लाई डिटरमिन्स द प्राइस लेवल, दैट इज द क्रक्स ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अगर आप क्लासिकल थ्योरी में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात करें तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का क्रक्स क्या है? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का क्रक्स ये है कि जो मनी सप्लाई होती है विच डिटरमिन्स द प्राइस लेवल अल्टीमेटली इन द इकोनॉमी। ठीक है, पूरा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप उसकी वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। तो मॉनेटरी जो मनी सप्लाई है वो प्राइस लेवल को डिटरमिन कर रही है। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो आप मनी सप्लाई के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमी को रेगुलेट कर रहे हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे, जितनी भी क्लासिकल थ्योरीज थी, जो न्यू क्लासिकल थे, जो मॉनेटरिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है टू कंट्रोल ओवरऑल इकोनॉमी। अगर आप आज भी इंडिया में देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है वो डिसाइड करती है, आरबीआई है,
तो अपना एक सेंट्रल बैंक है। तो ऐसा क्या हुआ या ऐसे क्या बेनिफिट्स हमको देखने के लिए मिले कि अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने प्रपोज किया कि हमको अपना एक जो हमारा ऑफिशियल करेंसी है उसको एंड करके हमको यूएस डॉलर की तरफ मूव कर देना चाहिए। कुछ ना कुछ तो मेजर रहा होगा, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स देखे होंगे। अब सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें स्पेशलिटी पूछा जाए, ऑप्शनल में लिखना है, तो आप इस पॉइंट का रेफरेंस देके बहुत इजीली लिख सकते हैं दैट इवन अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिक्स इट वाज अज्यूम्ड that money supply determines the price level in the economy, and through the price level they can determine the aggregate demand and supply, and the whole mechanism of economy is being affected by the मॉनेटरी पॉलिसी। न्यो क्लासिकल का व्यूज डाल सकते हैं, मॉनेटरिस्ट का व्यूज डाल सकते हैं, तीनों व्यूज आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन अब हमको देखना है कि बेनिफिट्स क्या है। ऐसा क्या हुआ कि जो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट्स हैं वो बिल्कुल ओपोज में चले गए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के या जो न्यो क्लासिकल हैं, उनको ऐसे क्या क्या बेनिफिट्स देखने के लिए मिले। तो सबसे पहला जो बेनिफिट्स है वो हम कह सकते हैं कि ये एक हाइपर इन्फ्लेशन की जो साइकिल है उसको ब्रेक कर देता है। हाइपर इन्फ्लेशन की जो साइकिल है उसको ब्रेक कर देता है। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? जब बहुत ज्यादा रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, 100%, 150%, 200%, जब भी किसी क्राइसिस में होते हैं तो देर इज अ हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि जो जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस है वो बढ़ना। जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है इन्फ्लेशन में, पर जब वो एक बहुत एक्सट्रीम स्टेज पे जाके बढ़ता है 100%, 150%, 200%, तो दैट लीड्स टू द हाइपर इन्फ्लेशन। तो अगर हम एक अपनी ऑफिशियल करेंसी को यूएस से डॉलर से रिप्लेस कर देते हैं तो हाउ इट इज गोइंग टू ब्रेक द हाइपर इन्फ्लेशन साइकिल। देखिए, जब आप यूएस डॉलर को अपनी करेंसी बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी नई करेंसी को प्रिंट नहीं कर सकते। तो यू लॉस एबिलिटी टू प्रिंट न्यू करेंसी, यानी कि जो सेनोरेज होता है, सेनोरेज से आपका जो रिलेशन होता है, यानी कि आप सेनोरेज अब नहीं कर सकते हैं। सेनरेज इज प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। जब भी हम इकोनॉमी में नई करेंसी को प्रिंट करते हैं उसको हम सेनोरेज बोलते हैं। तो जो सेनोरेज है वो आप नहीं कर पाएंगे, नई करेंसी को प्रिंट नहीं कर पाएंगे। और जब आप नई करेंसी को प्रिंट नहीं कर पाएंगे तो आपका जो इन्फ्लेशन लेवल है वो ऑटोमेटिकली कम डाउन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आप पहले एक्सेसिव मनी जो है वो अपने हाथ में था, आप जितना मर्जी चाहे मनी सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब आप एक्सेसिव मनी सप्लाई को नहीं मार्केट में उतार सकते। अब इकोनॉमी में एक्सेसिव मनी सप्लाई नहीं होगा, और मनी सप्लाई नहीं होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से कंट्रोल होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, मनी सप्लाई, जब 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 मनी सप्लाई कम होगा तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अप हो जाएगा। जब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अप होगा तो इन्वेस्टमेंट आपका कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी कम हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड ही कम है तो एग्रीगेट सप्लाई भी कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जब डिमांड कम है, एग्रीगेट डिमांड कम है, तो जो प्रोड्यूसर्स थे जो पहले आपका जो प्रोडक्ट्स थे उनको बना रहे थे, अब लेट्स से डिमांड कम हो गया, सप्लाई तो उतना ही है। ठीक है, तो जब सप्लाई उतना ही है तो कुछ स्टॉक पड़ा हुआ होगा इकोनॉमी में। हर प्रोड्यूसर के पास अपना स्टॉक होगा, और अगर हर प्रोड्यूसर के पास अपना स्टॉक है तो वो अपना एडिशनल आउटपुट उतना थोड़ी ना करेंगे। अब तो वो अपना आउटपुट क्या कर देंगे? कम कर देंगे। आउटपुट जैसे ही कम होगा तो एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगा। तो देखिए, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो आपका कम हो गया। इसी तरीके से जो पूरा प्राइस लेवल है वो हम बैलेंस कर सकते हैं। जो इन्फ्लेशन है वो हमारा हम मैनेज कर सकते हैं। एक्सपेंशनरी पॉलिसी, मॉनेटरी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये इसी का बात है। तो मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमेशा क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। तो जब भी मनी सप्लाई कम डाउन होगा तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अप चला जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपकी जो हाइपर इन्फ्लेशन की साइकिल थी वो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि आपको जो मनी सप्लाई है उसको एक्सेसिवली प्रिंट नहीं कर सकते हैं। और जब मैंने आपको इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ाया था, इन्फ्लेशन टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको सेनोरेज पढ़ाया था, और मैंने आपको पढ़ाया था कि जो किस तरीके से जो सेनोरेज है वो एक रीजन बनता है फॉर द हायर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, व्हाट इज द बेनिफिट। सेकंड पॉइंट क्या है? व्हाट यू थिंक कि व्हाट कुड बी द सेकंड रीजन जो कि आप एक यूएस डॉलर की तरफ मूव कर रहे हैं?
सेकेंड इज अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। दिस अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। और ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट करता है बेटा, मुझे बताइए। देखिए, पहले जब आपको अगर इंडिया में करना है, अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर कोई यूएस का पर्सन है, उसके पास यूएस डॉलर में है, तो पहले उसको एक्सचेंज कराना पड़ेगा, फिर इंडिया में वो करेगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स अब ज्यादा अट्रैक्ट इसीलिए होंगे क्योंकि देयर विल बी द स्टेबिलिटी। यूएस डॉलर जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल समझा जाता है। यूएस डॉलर जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, उसमें बहुत ज्यादा डिफॉल्ट नहीं करेगा, बहुत ज्यादा जो उसका इंटरेस्ट रेट है फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। अब जब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्टेबिलिटी है, तो लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे अर्जेंटीना में। लोग आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि उनको बेटर इंटरेस्ट मिल सके। तो सेकंड ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। और जो इंटरनेशनल व्हाई इट विल अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स, सबसे पहला पॉइंट तो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। दूसरा, जो इंटरनेशनल कॉस्ट है वो कम डाउन हो जाएगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको रुपी में करना है इन्वेस्ट, तो आप पहले यूएस डॉलर को कन्वर्ट कराएंगे इंडियन रुपीज में, फिर आप करेंगे। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, तो आपको कन्वर्टेबिलिटी के थ्रू जाना पड़ेगा, आपको कन्वर्जन कराना पड़ेगा। विद दिस थिंग एड्स टू द इंटरनेशनल कॉस्ट इन द इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये सारी चीजें जो है वो काफी कम हो जाएंगी और ओवरऑल जो है बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, जो यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर जो है वो बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है इंटरनेशनल ट्रेड में। तो ये आप इससे ग्रेटर इंटीग्रेशन कर पाएंगे, यानी कि बाकी जो कंट्री है उनसे इंटीग्रेशन करना इजी होगा। व्हेन इट कम्स इन द कंपैरिजन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, इट विल बी इजियर। बहुत ज्यादा इजी होगा आपको कंपेयर करने के लिए। और इसकी वजह से जो डोमेस्टिक सेविंग्स है और जो इन्वेस्टमेंट है वो अप हो जाएंगे। डोमेस्टिक सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही सेविंग बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो दैट विल लीड्स टू द ग्रोथ इन द इकोनॉमी। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाता है, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ने के बाद सेम वही प्रोसीजर, ग्रोथ रेट जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देयर विल बी द मैसिव ग्रोथ रेट विच इज बीइंग एक्सपेक्टेड बाय द अर्जेंटीना प्रेसिडेंट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में और क्या बेनिफिट्स हैं जो आप सोच सकते हैं डॉलराइजेशन के, ठीक है। तीसरा क्या है कि जो एक्सचेंज रेट की वोटेलिटी है, एक्सचेंज रेट की जो फ्लक्चुएशंस है, हम उसको कम कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस जो हैं वो कम हो जाएंगे। जब हमने ओपन इकोनॉमी को मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा तो हमने देखा कि जो एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन है ये बहुत ज्यादा एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होते हैं व्हाइल डिसाइडिंग फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। हमको इंटरनेशनल ट्रेड करना है नहीं करना है, तो दीज आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स। सेकंड, आपका वही जो मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट रेट लोअर हो जाएगा, दैट विल हेल्प। नेक्स्ट इसमें क्या है, मॉनेटरी डिसिप्लिन जो होगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल प्राइस स्टेबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी और जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है वो भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो बेसिकली दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ डॉलराइजेशन। ये सारे बेनिफिट्स हमको देखने के लिए मिलेंगे। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि बेनिफिट्स हमको क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले हाइपर इन्फ्लेशन का साइकिल ब्रेक हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अटैक करेगा। पूरा जो भी आपने इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो जाएंगे। तो अब हमें ये सोचना है कि अगर डॉलराइजेशन के इतने ही बेनिफिट्स हैं तो सारी कंट्री डॉलराइजेशन ही क्यों नहीं करती हैं? व्हाई डू नॉट दे इंसिस्ट ऑन द डॉलराइजेशन? हमको फिर रुपये करेंसी रखना ही क्यों है? या फिर व्हाई स्टिल एवरी कंट्री वांट्स टू हैव देयर ओन रीजनल करेंसी? व्हाई यू वांट टू हैव देयर ओन रीजनल करेंसी व्हेन यू हैव सो मच ऑफ बेनिफिट्स? तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, बेनिफिट्स के साथ साथ रिस्क भी एसोसिएटेड है। अभी तक हमने सिर्फ बेनिफिट्स को देखा है। व्हाट आर द रिस्क ऑफ डॉलराइजेशन? तो जो सबसे पहला रिस्क है दैट इज द आपकी जो मॉनेटरी ऑटोनॉमी है दैट विल बी कंप्लीटली लॉस्ट। मॉनेटरी ऑटोनॉमी का जो है आप कंप्लीटली लूज आउट कर देंगे। मॉनेटरी ऑटोनॉमी क्या होता है कि आप इकोनॉमी में, जब भी आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा तो उसमें आपने दो तरीके की पॉलिसी पढ़ी होगी। एक आपने पढ़ी होगी फिस्कल पॉलिसी, एक आपने पढ़ी होगी मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है, गवर्नमेंट जो है उसमें एक्टिवली रोल प्ले करती है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है दैट इज बीइंग रन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। जैसे कि इंडिया में आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं विच इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। तो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो हम
उसमें मॉनेटरी पॉलिसी का यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल मॉनेटरी पॉलिसी। और अगर ग्रोथ रेट कम है या फिर हमें लगता है कि जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में जा रही है, तो हम ऐसे मेजर लेते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी जो इकोनॉमी होती है वो फिर से रिकवरी के फेस में एंटर कर जाती है। अब यही सारी जो एक मॉनेटरी पॉलिसी की बेनिफिट्स है, वो सारे कंट्री लूज आउट कर जाती है अगर वो आपका डॉलराइजेशन की तरफ मूव कर जाती है। तो जैसे ही आप डॉलराइजेशन की तरफ मूव करते हैं, तो आपका जो सबसे पहला लॉस होता है, दैट इज द लॉस ऑफ मॉनेटरी ऑटोनॉमी। आप मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमी में कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। दैट इज द प्राइमरली थिंग विच वी कैन से। और जैसे कि इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है, फाइनेंशियल मार्केट में भी रेगुलेशन होता है। तो ये सारे जो डिसएडवांटेजेस हैं कि आपने एक तरीके से आपका जो एक वेपन था, आपका जो टूल था, मॉनेटरी पॉलिसी इज ए वेरी वेरी गुड टूल टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, टू कॉम्बैट ऑल द रिसेशन एंड डिप्रेशन एंड इकोनॉमी इज फेसिंग, वो सब आप लूज आउट कर जाएंगे अगर आप डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसकी वजह से डिफ्लेशन भी हो सकता है। डिफ्लेशन का क्या मतलब है? देखिए, डिफ्लेशन का मतलब यह है कि आपका जो प्राइस लेवल है ना, उसमें एक सस्टेन लेवल पे डिक्रीज हो जाए। यानी कि आपका हाइपर इन्फ्लेशन भी गलत है और डिफ्लेशन भी गलत है। हाइपर इन्फ्लेशन भी नहीं होना चाहिए। हाइपर इन्फ्लेशन से इकोनॉमी में इनस्टेबिलिटी आती है, जैसे कि हमने अभी अर्जेंटीना के केस में देखा कि हाइपर इन्फ्लेशन वहां पे हमको देखने के लिए मिला। बट ऑन द अदर हैंड इकोनॉमी में डिफ्लेशन भी नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन एक विद इन द बेल्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विद इन इंटरवल विद इन एन इंटरवल जो इन्फ्लेशन होता है, दैट इज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए, जब भी इकोनॉमी में ग्रोथ की बात आती है तो इन्फ्लेशन लेवल हाई होगा ही होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि इकोनॉमी ग्रो कर जाए विदाउट ए हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन कितना परसेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि इंडिया में 4 ± 2% का जो इन्फ्लेशन है वो एक सस्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन माना जाता है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू टारगेट करती है कि हमारा इन्फ्लेशन जो है वो इसी बैंड के अंदर रहे, 4 ± 2। तो अब डिफ्लेशन हो जाएगा तो वही अगेन इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ चली जाएगी। और रिसेशन जो है वो किसी भी इकोनॉमी में अच्छा ट्रेंड नहीं माना जाता है। इन्फ्लेशन इज नॉट बैड, एक्सेसिव इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन इज बैड। तो ऐसा ना हो कि हम हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते करते इतना कंट्रोल कर ले कि फिर हम बिल्कुल डिफ्लेशन वाले फेस में एंटर कर जाएं। ठीक है, अब क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा इंटीग्रेट हो गई है, मैंने आपको क्या बताया था, इंटीग्रेशन हो जाएगा बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट से। तो अब अगर इंटरनेशनल मार्केट से जो बहुत ज्यादा इंटीग्रेट इकोनॉमी होती है, उनमें क्या होता है कि अगर एक कंट्री में कोई भी क्राइसिस है तो दैट कैन इजीली लीड टू द क्राइसिस इन अदर कंट्री। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं, एक्सटर्नल शॉक्स जो हैं वो बहुत जल्दी दूसरी कंट्री में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो लेट्स से यूएस डॉलर, यूएस में कुछ भी हुआ, यूएस इकोनॉमी जो है, यूएस इकोनॉमी में कोई भी क्राइसिस आया, किसी भी वजह से डॉलर का जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो कम हो गया, तो वो डॉलर का मार्केट वैल्यू अब केवल यूएस को इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो अब अर्जेंटीना को भी इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा ओपन हो जाते हो टू द रिस्क एंड द क्राइसिस ऑफ द अदर कंट्रीज। आपकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है। लेट्स से अगर यूएस में बहुत ज्यादा क्राइसिस आया तो दैट विल हैव टू बी सफर्ड बाय द अर्जेंटीना एज वेल। तो जैसे कि हमने बताया कि एक बिल्कुल सीमलेस बॉर्डर क्रिएट हो जाता है, किसी भी तरीके का कोई भी बैरियर नहीं है अब। तो जो बैरियर होता है टू कन्वर्ट, जो कन्वर्टिबिलिटी होती है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, वो एक काइंड ऑफ कुशन का काम करती है फॉर अगेंस्ट द एक्सटर्नल शॉक। अब इंडिया में देखिए, आप 2008 का क्राइसिस आया, बट उसका इम्पैक्ट इंडिया में देखने के लिए बहुत कम मिला, बिकॉज वी वर वर्किंग एज ए कुशन। तो जो आपका अपना एक्सचेंज रेट होता है, आपका अपना करेंसी होता है, तो वो एज ए कुशन काम करता है इन द केस ऑफ क्राइसिस। जैसे कि अगर यूएस डॉलर का रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर जो रुपया जो है वो बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाता है, तो अंडर दैट कंडीशन क्या करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेल आउट करती है कुछ डॉलर्स को मार्केट में। तो एक तरीके से आप ये मानिए कि दूसरी कंट्रीज के प्रॉब्लम्स आप अपनी कंट्रीज में ले रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट मिलेगा तो प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी। इसके बाद में क्या है कि जो ये है फिस्कल पॉलिसी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका भी आप एक स्कोप जो है वो कम कर देते हैं।
देखिए कई बार इकोनॉमिस्ट में डिबेट होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी बेटर है या फिस्कल पॉलिसी बेटर है, मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा अच्छे से इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है या फिस्कल पॉलिसी इन्फ्लुएंस करती है। तो अगर हम एक ओवरऑल प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करें, दैट मॉनेटरी पॉलिसी क्लब्ड विद द फिस्कल पॉलिसी इज द बेस्ट वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल तो किसी और के हाथ में दे दिया। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी और जो फिस्कल पॉलिसी सिंक्रोनाइजेशन में काम करनी चाहिए थी, या हमको एक ऐसी फिस्कल पॉलिसी हमको एक फिस्कल पॉलिसी जो थी उसके सपोर्ट में मॉनेटरी पॉलिसी भी चाहिए थी, वो तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं रही ना। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कॉम्बिनेशन में बेटर वर्क करती हैं, ना तो इंडिविजुअली फिस्कल पॉलिसी बेटर है ना इंडिविजुअली मॉनेटरी पॉलिसी बेटर है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट एन इकोनॉमी कैन हैव। बट वो तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। वी आर अनेबल टू हैव दैट मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी कॉम्बिनेशन, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी किसी और के कंट्रोल में हो गई है। तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अब फिस्कल पॉलिसी की भी नहीं रह गई है, जो फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी थी वो बहुत कम रह गई है। ठीक है, इसके बाद में जो हमें बहुत ज्यादा डिपेंड करना पड़ेगा कैपिटल के लिए, हमको डिपेंड करना पड़ेगा फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज। फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज पे हमको बहुत ज्यादा डिपेंड करना पड़ेगा। फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज का क्या मतलब है? फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज का मतलब है बेटा कि वी हैव टू डिपेंड ऑन द फॉरेन रेमिटेंसेस, फॉरेन कैपिटल, कि बाहर के लोग आए, वो इन्वेस्ट करें, जिससे कि हमारा कैपिटल जो है वो यूटिलाइज हो सके। तो फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। और जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स है उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, या जिन लोगों की फिक्स्ड इनकम है उन लोगों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यू नेवर नो कि जो फिक्स इनकम सैलरी पर्सन है वो कैसे। देखिए इन्फ्लेशन का भी जब मैंने आपको इम्पैक्ट बताया था, तो मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो हर सेक्शन ऑफ द पीपल पे अलग अलग होता है। तो जो मोस्ट सफरिंग पीपल होते हैं वो फिक्स इनकम वाले पीपल होते हैं, तो यहाँ पे भी यही होगा। और कंट्री का जो क्रेडिट रिस्क है उसके लिए एक्सपोज बहुत इजीली हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप अपनी कंट्री को ना खुद से डिवैल्यूएट नहीं कर सकते, डिवैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं खुद से अपनी कंट्री का। अब बहुत से टाइम आपने देखा होगा, जैसे कि आपने चाइना का एग्जांपल देखा है, या इंडिया में भी कई बार क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि आप अगर अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर देते हैं ना, उससे आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है, और ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है दैट लीड्स टू द ग्रोथ इन द इकोनॉमी, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट किया है तो बाहर से पैसा आएगा, तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, आपका जो एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बेटर देखने के लिए मिलता है। तो आप अब ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल नहीं है तो आप अपनी करेंसी को डिवेल्युएट नहीं कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। और जब आप ये नहीं कर पाएंगे, तो फिर मैंने आपको क्या बोला, जब आप एक्सपोर्ट प्रमोशन नहीं कर सकते हैं, डिवेल्युएशन नहीं कर सकते हैं, तो आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसका डेफिसिट आपका बढ़ सकता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड दिस थिंग कैन बी परसिस्टेंट। आपको ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट जो है, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। सेकंड, और इसमें जो सबसे नेक्स्ट चीज है दैट इज द लॉस ऑफ सनोरेज रेवेन्यू। मैंने आपको क्या बताया था कि जो सनोरेज होता है जब हम नई करेंसी को प्रिंट करते हैं, अब उस नई करेंसी को प्रिंट करने में हर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो इकोनॉमी है, वो कुछ रेवेन्यू को जनरेट करती है, तो वो सनराइज रेवेन्यू पे आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द रिस्क विच आर एसोसिएटेड विद दिस। अब इसमें हमने देखा है कि क्या ऐसी कोई कंट्री है जिसने ये किया हो, किस कंट्री ने किया है। तो सबसे पहले एग्जांपल हमको देखना है लेटिन अमेरिका की जो कंट्रीज थी उन्होंने किया। हमको देखना है कि जब डॉलराइजेशन करते हैं तो क्या ये सक्सेसफुल रहता है या ये फेलियर की तरफ आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले इक्वाडोर की बात हम करें, ये भी एक लेटिन अमेरिकन कंट्री है विच इज इक्वाडोर। इन्होंने डॉलराइजेशन को किया था। इन्होंने डॉलराइजेशन को क्यों किया था? क्योंकि इनका भी वही अगेन इन्फ्लेशन लेवल जो थे वो बहुत ज्यादा थे, तो इन्होंने 2000 में यूएस डॉलर को अडॉप्ट किया था एज देयर ओन करेंसी। और इसके बाद में पॉजिटिव आउटकम्स इनको देखने के लिए मिले, जीडीपी ग्रोथ में, पॉवर्टी रिडक्शन में, इन्फ्लेशन कंट्रोल भी हुआ, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी बेटर हुई। तो इक्वाडोर ने 2000 में किया। देन एल सल्वाडोर, ये भी एक कंट्री है जो कि लैटिन अमेरिका में ही है, उन्होंने 2001 में डॉलराइजेशन किया, यूएस करेंसी को एक्सेप्ट किया।
इन्होंने इनिशियली इनको फिजिकल चैलेंजेस देखने के लिए मिले, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही सब स्मूथ हो गया। इनिशियली दे हैव टू सी द फिजिकल चैलेंजेस, इनके जो ग्रोथ रेट्स है वो काफी कम हुए, और इसके बाद में जो एक, लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो एक स्टेबिलिटी देखने के लिए मिली, और एक इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम जो है वो हमें बढ़ा हुआ देखने को मिला। तो ये दो एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं कि इक्वाडोर और एल सल्वाडोर का जो भी एग्जांपल है कि दीज आर द पॉजिटिव आउटकम्स, जो कि पॉजिटिव एग्जांपल है। लेकिन क्या इसका नेगेटिव एग्जांपल भी है? तो देखिए, ग्रीक में इसका सबसे नेगेटिव एग्जांपल देखने के लिए मिलेगा। तो ग्रीक ने यूरो को अडॉप्ट किया था 2001 में। ग्रीक ने यूरो को अडॉप्ट किया 2001 में। अब यूरो को जब अडॉप्ट किया तो उसके बाद में 2009-10 के अप्रोक्स ना यूरोजोन क्राइसिस आया था पूरी पूरे यूरोप में। यूरोजोन क्राइसिस जो आया था 2009-10 में देखने के लिए मिला इकोनॉमी में। अब यूरोजोन क्राइसिस जो था ना, उसमें जो बाकी की कंट्रीज थी, उन्होंने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू बाकी चीजें रेगुलेट कर ली, ठीक है। लेकिन क्योंकि ग्रीक ने अपनी ऑफिशियल करेंसी को छोड़ के यूरो को अडॉप्ट किया हुआ था, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी को अपने हिसाब से, मॉनेटरी पॉलिसी को एज ए टूल यूज नहीं कर पाया, इतना इफेक्टिवली इसने मॉनेटरी पॉलिसी को यूज नहीं किया। और अल्टीमेटली क्या होने के लिए मिला? अल्टीमेटली ये देखने के लिए मिला कि ये इतने क्राइसिस के अकॉर्डिंग फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को मूव नहीं कर पाए, विच लेड्स टू द सोवरेन डेब्ट क्राइसिस। और वर्ल्ड में पहली बार ये देखने के लिए मिला कि जो गवर्नमेंट है वो डिफॉल्ट कर गई। आज तक इकोनॉमी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर गई हो। ग्रीक वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने ये सिचुएशन भी फेस किया कि इनकी गवर्नमेंट ही डिफॉल्ट कर गई थी, सॉवरेन डेट क्राइसिस हो गया था, सॉवरेन डेट जो है वो डिफॉल्ट कर गए थे। तो देखिए, सक्सेस के भी एग्जाम्पल हैं और फेलियर के भी एग्जाम्पल हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ब्लाइंड होके कह सकते हैं कि हाँ, अगर हमने डॉलराइजेशन किया तो हमको सक्सेस ही मिलेगा, और अगर हमने डॉलराइजेशन नहीं किया तो हम फेल रहेंगे। तो कंक्लूजन ये है कि अब डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा। केवल डॉलराइजेशन पे डिपेंड करना या केवल डॉलराइजेशन का मानना कि वो आपकी इकोनॉमी को हेल्प कर सकता है या इकोनॉमी को सेव कर सकता है, दैट विल बी अ वेरी रॉन्ग थिंग टू से, दैट विल बी वेरी रॉन्ग प्रीडेंस टू सेट। ऐसा नहीं है कि आपने डॉलराइजेशन कर दिया तो आपकी इकोनॉमी की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको डॉलराइजेशन के साथ साथ आप दूसरे मेजर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि आप कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पे फोकस कर सकते हैं, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पे फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जो अपना इंटीग्रेशन बढ़ा सकते हैं, या और कोई मेजर कर सकते हैं। फिस्कल पॉलिसी जो है उस पर फोकस कर सकते हैं, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी कंबाइंड टूल जो है उनको यूज कर सकते हैं before taking the extreme step of dollarization, because dollarization is a kind of extreme step. You will have to balance it with all the risk associated, and there is no sure guarantee that dollarization can save the इकोनॉमी। आई रियली होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस लेक्चर से कुछ भी नया सीखा है, या आपका कोई भी कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो बढ़ी है, या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून।